हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। मैं आपको बायोलॉजी कवर करा रही हूँ। बायोलॉजी में बहुत सारा पार्ट कवर हो चुका है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको बहुत कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे जो शायद आपको अभी तक पता नहीं थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। क्या है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या है? हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सी एक्टिविटी है जो हमारा ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो कौन सा उसको फंक्शन करता है। जैसे फ्रंट पार्ट है जो, वो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, किसे किसे रेगुलेट करता है, और जो हमारा ब्रेन है वो पूरी बॉडी को कैसे रेगुलेट करता है। हम कुछ भी कर रहे हैं, अब जैसे मेरे हाथ की अगर मूवमेंट हो रही है तो ये ऐसे ही खुद से नहीं हो रही, ये ब्रेन सिग्नल भेज रहा है, उसके बाद हो रही है। तो जो भी हम काम करते हैं, उठने से लेके चलने तक, सोने तक, खाना पीना, जो भी सब कुछ, अगर हम वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो सब कुछ कौन करवा रहा है? ब्रेन करवा रहा है। तो सारे काम हम किसके थ्रू करते हैं? ब्रेन के थ्रू करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट लेके समझ आएगा आपको। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आते हैं एग्जाम्स में। मैं आपको बताती रहूंगी कि ये वाली चीजें पूछी गई हैं एग्जाम्स में, ये आपको नोट डाउन करना है, ये मार्क कर दूंगी, ये वो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया क्या करते हैं ये, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। अगर मैं इसके बारे में लिखूं कि नर्वस सिस्टम क्या है, तो मैं लिख देती हूँ क्या करता है ये फंक्शन, क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल तो आपको समझ आ गया कैसे? जैसे मेरे को चलना है, घूमना है, ठीक है, अभी मेरे को बोलना है, क्या क्या बोलना है, तो इसमें मेरा कंट्रोल है ना। तो वो किसके थ्रू हो रहा है? नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा है। कोऑर्डिनेशन का मतलब, जैसे अगर हम चल रहे हैं, एक पतली सी कोई सड़क है, बहुत पतली सी कोई हम पाथवे है चलने के लिए, निकलने के लिए, तो हम उस पर कैसे चलते हैं? बहुत आराम से, स्लोली स्लोली, देख के कि साइड में गिर ना जाए। तो वो क्या कर रहे हैं? हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अपने पैरों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि हम उसी पे चलें। अगर हल्का सा इधर उधर हुए तो क्या हो जाएगा? गिर जाएंगे। तो वो कौन काम कर रहा है? हम नहीं कर रहे, वो कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा है कि हमें कैसे कंट्रोल करना है अपनी बॉडी को और कैसे उसको कोऑर्डिनेट करना है। तो ये दोनों काम कौन करेगा? नर्वस सिस्टम। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। अब इसमें ना डिवीजन बहुत ज्यादा है। जैसे अभी मैं 3 पार्ट्स बताऊंगी, फिर उसके बाद आगे जो एक पार्ट होगा उसके और ज्यादा पार्ट होंगे, 2 पार्ट, फिर नेक्स्ट आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तो उसके 3 पार्ट और होंगे। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो जो मैं बोलती जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट होता है आपका पीएनएस। पीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये ना जो जो भी मैं ये फुल फॉर्म लिखवा रही हूँ, इनको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं और बार बार आती हैं। इनको अच्छे से याद रखना है आपको, इसलिए तीनों जो तीनों है उनकी तीनों की लिखवाऊंगी। पीएनएस के बाद क्या आएगा? सीएनएस। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, मैं आपको अभी बताऊंगी कि वो क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है और क्वेश्चन में था क्या। और नेक्स्ट है हमारा एएनएस। एएनएस। एएनएस क्या होता है? ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम। ये तीनों क्या है? हमारे नर्वस सिस्टम के पार्ट है। किसके पार्ट है ये तीनों?
नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एएनएस ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम। इनकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, वो भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अब हम क्या करते हैं, इसका डिवीजन करते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं बेसिकली। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट तो हमारा हो गया ब्रेन। क्या हो गया? फर्स्ट हमारा ब्रेन। सेकंड क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड। और यही एग्जाम में पूछा गया था। एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि सीएनएस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और वो कौन से हैं। दो पार्ट्स में अगर वो डिवाइडेड है तो कौन से हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब आप कहेंगे इन सबको मिला के ब्रेन नहीं बनेगा? नहीं, ब्रेन ये इन तीनों को मिला के क्या बनेगा? नर्वस सिस्टम। लेकिन जो हमारा सीएनएस पार्ट है, कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ तक आपको समझ आ गया? आराम से पढ़ना है, स्लोली स्लोली, और सारी चीजें ध्यान रखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएगा, या फिर ज्यादातर आते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है वो कौन सा पार्ट करता है, वो ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट करता है। बस यही आपको याद रखना है। और इसमें बहुत सारे फंक्शन है, मैं आपको बताऊंगी एक एक करके, तो आपको अच्छे से याद रहेगा, तो आप एग्जाम में कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट को। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा मेन है वो क्या है? ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन। अब हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। ह्यूमन ब्रेन जो होता है, सबसे पहले आप बताइए कि स्टडी ऑफ ब्रेन क्या कहते हैं। अब तक मैंने आपको काफी सारी स्टडी बता दी है, जैसे स्टडी ऑफ हार्ट को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ किसको बोलते हैं, मैंने लास्ट क्लास में क्या कराया था, नेफ्रॉन्स, क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। तो इसकी स्टडी ऑफ ब्रेन क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ ब्रेन को क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजी। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रेन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, जिससे वो क्या करता है, हमारी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करता है। बहुत सारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं, अभी न्यूरॉन्स आएगा तो उसके बारे में बताऊंगी। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। इसके पास एक स्कल होता है ना, स्कल आपको पता है, जो हमारा ब्रेन है वो स्कल के अंदर होता है, स्कल के अंदर होता है, उसके पार्ट डिवाइडेड होते हैं। उस स्कल को क्या बोलते हैं, उसका स्कल का नाम क्या होता है, क्रेनियम। क्या नाम होता है उसका, क्रेनियम। समझ आ गया आपको। इसको कितना ब्लड चाहिए होता है, अगर मैं ब्लड की बात करूं, ब्लड कितना होता है इसके पास, ब्रेन की बात हो रही है यहाँ पे, ब्रेन की, ह्यूमन ब्रेन जो हमारा ब्रेन है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कितना ब्लड चाहिए होता है, 1 to 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर। ये इतना इसको ब्लड रिक्वायर्ड होता है। अगर अब हम इसकी वेट की बात करें तो उसका वेट कितना होता है, वेट कितना होता है, मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है, अलग अलग होता है, मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल और फीमेल, मेल में कितना होता है 1400 to 1450, यानी 1400 से 1450 ग्राम तक होता है। और फीमेल में कितना होता है, ज्यादा कम नहीं होता, 1300 से 1350 ग्राम होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। फीमेल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अप्रोक्स 100 to 150 ग्राम का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। वेट भी बता दिया मैंने। अब जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग को क्या कहते हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट
एनिमल। क्या बोलते हैं हम ह्यूमन बीइंग को, हम क्या बोलते हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल। ऐसा क्यों है कि मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सारी एक्टिविटी, जो एनिमल में जो सबसे समझदार है वो इंसान है, वो सारी एक्टिविटी कर सकता है, सोचने की पावर उसके पास है, थिंकिंग एबिलिटी उसके पास है, और सारे जो काम कर सकता है, चलना, लिखना, पढ़ना, बैठना, सोचना, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, ये सारी चीजें किसके पास है, ह्यूमन बीइंग के पास। इसलिए मोस्ट इंटेलिजेंट कौन है, कौन सा एनिमल है, ह्यूमन बीइंग। और जो सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट है वो कौन सा है, जो सेकंड है, सेकंड नंबर पे इंटेलिजेंट है, हाँ एक और चीज है, यहाँ पर एनिमल की जगह आप मैमल भी लिख सकते हैं, मैमल भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर आपसे मैमल पूछ लिया तो आप कहेंगे कि मैडम ने तो सिर्फ एनिमल बताया था, लेकिन हम मैमल्स भी है ना, हमारे पास मेमोरी ग्लैंड है, इसलिए मैमल्स हैं। और जो सेकंड इंटेलिजेंट एनिमल या मैमल बोलते हैं अगर हम, वो भी मैमल है, तो उसका नाम क्या है, डॉल्फिन। ये आपको याद रखना है अच्छे से, क्या है वो, डॉल्फिन। अब आप कहेंगे डॉल्फिन तो एक फिश है, डॉल्फिन एक फिश नहीं है, डॉल्फिन एक मैमल है। क्या है, डॉल्फिन एक मैमल है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये सब कुछ समझ आ गया? अच्छा आप ये बताइए कि आपका जो ब्रेन है आप उसे कितना यूज करते हैं, बताइए जरा। ब्रेन आप कितना यूज करते हैं पूरे दिन में या पूरी लाइफ टाइम में, बताइए। 10%, 20%, कोई कह रहा है 100% पूरा कर लेते हैं, है ना? बताइए जरा, ऐसा कुछ सोचा है आपने? 10%, 20%, 30%? हम करते हैं कितना, 2 to 2.5% ब्रेन। अब आप पहले थोड़ा सा सदमे में ना आके आराम से रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। 2.5 to 3, कितना, 2.5 to 3 ब्रेन यूज करते हैं। ऐसा क्यों? अगर हमने पूरा ब्रेन यूज कर लिया ना तो समझो इंसान कहाँ पहुंच जाएगा, धरती पे थोड़ी रहेगा फिर, है ना? देखिए ऐसा होता, ये होता है कि जो 2 से 2.5 से 3 तक का पार्ट होता है, इतना पार्ट हम यूज कर पाते हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में, इससे ज्यादा यूज नहीं करते, और उसी में ही इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। और ऐसा माना जाता है जो आइंस्टाइन वगैरह जिन्होंने इतनी सारी रिसर्च करी है ना, बहुत सारी रिसर्च की उन्होंने हमारे लिए, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो इससे ज्यादा करते हैं। वो 10%, ये मान लीजिए कि इससे ज्यादा करते हैं, उनका 5% या 6% इस इतना होता है, हमसे डबल हो जाता है या हमसे ज्यादा ही रहता है। इसकी वजह से वो इतनी सारी रिसर्च कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं, सोच पाते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या था, ये था। समझ आ गई आपको बात? ये सारी बातें समझ आ गई आपको? जो हमारा कंट्रोल नर्वस सिस्टम है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में, पीएनएस, सीएनएस एंड एएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम। सीएनएस जो हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद मैंने ब्रेन के बारे में बताना शुरू करा। स्टडी ऑफ ब्रेन किसे कहते हैं, न्यूरोलॉजी। जो स्कल होता है, स्कल मतलब जो खोपड़ी, खोपड़ी होती है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, उसे क्या कहते हैं, वो कौन सी बोन होती है, क्रेनियम बोन। कौन सी बोन होती है, क्रेनियम बोन। जो हमारा ब्लड है, ब्लड कितना लेता है हमारा, जो हमारा ब्रेन है वो कितना ब्लड यूज करता है, 1 to 1.5 लीटर। और टोटल ब्लड होता कितना है, 5 to 6 लीटर। जब मैंने ब्लड पढ़ाया था, हार्ट पढ़ाया था, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, तो उसमें बताया है। उसने वीडियो वो नहीं देखी है, जाके देख लीजिए एक बार। तो 1 to 1.5 लीटर कौन यूज करता है, ब्लड, ब्रेन। वेट कितना होता है मेल में, 1400 to 1450, यानी 1400 से 1450, और फीमेल के अंदर 1300 से 1350, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ह्यूमन, ह्यूमन को क्या बोला जाता है, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल या मैमल, क्योंकि हम लोग मैमल्स भी होते हैं ना, इसलिए मैमल्स बोला जाता है। सेकंड इंटेलिजेंट एनिमल या मैमल कौन है, डॉल्फिन। डॉल्फिन एक मैमल है, एनिमल है, फिश मत मान लीजिएगा उसे, वो फिश नहीं है। उसके पास बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो मैमल, उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं। क्या है उसके पास, मेमोरी ग्लैंड्स, इसलिए वो मैमल्स हैं। और हम कितना ब्रेन यूज करते हैं, 2.5 to
3%। अब कुछ और इंटरेस्टिंग चीज जान लेते हैं ब्रेन के बारे में। ये सब तो आपने नोट कर लिया। अच्छा, हमें हमारा जो माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, हमें थॉट्स आते रहते हैं ना पूरा टाइम। थॉट्स 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 मतलब ये थॉट आया, अभी ये है इसके बारे में, फिर ये, कभी अच्छा कभी बुरा, उसने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा नहीं किया, ये सारे थॉट्स आते रहते हैं हमें। तो ऐसा क्यों है, मतलब कितने थॉट्स आते हैं? अगर ये सब क्यों है, ये सब क्या है, ये तो मैं बाद में बताऊंगी आपको। ये बताइए कि एक दिन में हमें कितने थॉट्स आते होंगे, सोच के बताइए जरा। कितने थॉट्स आते होंगे हमें एक दिन में? थॉट्स पर डे, पर डे थॉट्स कितने आते हैं? 70 to 8000। कितना लिखा है मैंने? 70 to 8000 पर डे हमें थॉट्स आते हैं। इसमें ही हमारे नेगेटिव भी होते हैं और इसमें ही हमारे पॉजिटिव भी होते हैं। समझ आ रही है आपको बात, नेगेटिव और पॉजिटिव? अच्छा, नेगेटिव कितने होते हैं? इसमें से नेगेटिव 90% होता है और पॉजिटिव सिर्फ 10% होता है। और अगर आप चाहें तो इसे अच्छे से प्रोसेस करके अपने माइंड को डाइवर्जन करके पॉजिटिव भी ला सकते हैं, ये रेट बढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं ना, उनके अंदर ये पावर होती है। पहले तो वो अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर लेते हैं, उनको इतने थॉट्स आते ही नहीं है। वो बहुत पावरफुल चीज होती है, आप उसके बारे में जानिए, स्टडी कीजिए, बहुत अच्छी चीज होती है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी स्टडी करने में। तो चलिए फिर से यहाँ आते हैं। थॉट्स कितने आते हैं? 70 to 8000 पर डे, और पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यूज्ड बाय ब्रेन, ऑक्सीजन कितनी यूज करता है हमारा ब्रेन एक दिन में? एक दिन में वैसे कह लीजिए कितनी यूज करता है ऑक्सीजन? बताइए जरा, बताइए कितनी ऑक्सीजन यूज करता है ब्रेन? 20%। कितनी यूज करता है? 20%। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रेन कितनी ऑक्सीजन, ओवरऑल हमारे ऑक्सीजन का ब्रेन कितनी यूज करता है? 20% खुद अकेला ब्रेन यूज करता है। आप कहेंगे तो बहुत ज्यादा है, नहीं ज्यादा नहीं है। हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट कौन कर रहा है, कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। तो उसके लिए 20% ऑक्सीजन ज्यादा नहीं है। कभी भी हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी होगी, ब्रेन सबसे ऊपर है, ब्रेन के पास सप्लाई कम होगी तो क्या होगा? चक्कर आने लग जाएंगे, हम गिरने लग जाएंगे, ऐसा लगेगा हम बेहोश हो रहे हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती जितनी उसको जरूरत है। जैसे मान लीजिए ऐसा होता है कभी कि जो थोड़े से एज हो जाती है जिन लोगों की, वो मान लीजिए फास्ट रखते हैं, फास्ट रखा उन्होंने उन्होंने कुछ नहीं खाया फास्ट में, वो कहते हैं कि हाँ हम पानी पर रहेंगे, तो पानी में तो कुछ होता नहीं, मिनरल्स होते हैं नॉर्मल, उसमें कोई ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हमारी बॉडी के लिए, ना कार्ब होता ना फैट होता, ना ही उसमें कैलोरीज होती है ना। तो क्या करते हैं, वो पानी पीते हैं। अगर वो पानी पर हैं 2 4 6 दिन 10 दिन, अब 9, जैसे मान लो कि व्रत रखते हैं तो 8 9 दिन रहते हैं, जो नवरात्रों का व्रत होता है उसमें। तो उसके कुछ टाइम के बाद ना, 2 4 दिन होते हैं, उसके बाद ना उन्हें चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी सी लगने लगती है, ऐसा लगता है कि बस सोते रहो, इस टाइप का कुछ लगता रहता है, थकान सी होती रहती है बॉडी में। तो वो किस वजह से रहती है? क्योंकि ब्रेन के पास ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पा रही, उसे 20% चाहिए, 20% हम नहीं दे पा रहे, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कि ऑक्सीजन क्या होगा, बताया था मैंने, ऑक्सीजन क्या करता है, बताइए जरा। ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है ये मैंने बताया था आपको। जो ये है, कि क्या है आपका ग्लूकोज, ये किसकी हेल्प से ब्रेक होता है? ऑक्सीजन की हेल्प से। अगर ऑक्सीजन कम होगी तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये क्या है? एनर्जी। अगर ऑक्सीजन कम होगी तो एनर्जी भी कम फॉर्म होगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो एनर्जी बनेगी वो कम बनेगी। जब एनर्जी ही नहीं है हमारी बॉडी के पास तो वो किसी काम को कैसे कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना अच्छे से। तो इसलिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा
जरूरी है। समझ आ गया आपको बात? और ब्रेन के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी 20%, तो वो क्या करेगा, काम करना स्लो कर देगा, स्लो डाउन हो जाएगा, बेहोशी वाली फीलिंग आ जाएगी ना, नींद, बेहोशी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, इस टाइप से होगा। ठीक है, आइए कुछ और बातें जान लेते हैं। जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन को बोला जाता है फैटीएस्ट ऑर्गन। फैटीएस्ट ऑर्गन क्यों बोला जाता है? इसके पास बहुत सारा फैट होता है। अब आप बोलेंगे मैडम फैट तो ज्यादा सही नहीं है, अगर इतना सारा फैट है तो ये तो हमारे लिए हार्मफुल है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना इसके पास, वो किसके फॉर्म में होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं? फैट की फॉर्म में। और जो मिनरल्स होते हैं वो होता कौन सा है मिनरल्स? सोडियम होते हैं। समझ गए आप? मिनरल्स तो बहुत कम मात्रा में होते हैं, सोडियम बहुत कम होता है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो मोस्ट न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, वो किसकी फॉर्म में जाता है? फैट के फॉर्म में। तो इसे ह्यूमन ब्रेन को बोला जाता है फैटीएस्ट ऑर्गन। क्या बोला जाता है? फैटीएस्ट ऑर्गन। ये सब आपको समझ आ गया? अब मैं एक और चीज लिखवा रही हूँ, क्या? स्मॉलेस्ट मैं आपको क्या लिखवा रही हूँ? अभी हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो स्मॉलेस्ट नर्वस सिस्टम, या मैं अगर बोलूं कि यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मैं बोलती हूँ यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है आपके न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या है इसकी, मैं कहना चाहूं तो ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, या हम इसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। देखिए, मैंने आपको यूनिट के बारे में बताया था यूनिट के बारे में। नहीं दिख रहा आपको? कोई बात नहीं, आप खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी ठीक है और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि बेसिक यूनिट होती है, जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, पूरी बॉडी पढ़ाई थी जब स्टार्ट करा था। तो मैंने जो बताया था कि जो बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है लाइफ की, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या होती है? सेल। यानी जो सबसे छोटी होती है वो कौन होती है? सेल होती है। उसके बाद जब हमने पढ़ा था क्या था वो, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें जो बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट थी वो क्या थी? नेफ्रॉन्स। क्या थी वो? नेफ्रॉन्स। ऐसे ही अब इसमें हमारे नर्वस सिस्टम में जो इसकी बेसिक यूनिट है, फंक्शनल स्ट्रक्चरल जो बेसिक यूनिट है, वो कौन है? न्यूरॉन्स है। कौन है? न्यूरॉन्स है। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कितने पाए जाते हैं टोटल? ब्रेन में न्यूरॉन्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने होते हैं? 100 मिलियन। कितने होते हैं? 100 मिलियन। इतने न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास। अब आप कहेंगे इतने सारे होते हैं, ब्रेन इतना सा होता है, इसके पास इतने सारे नहीं, बॉडी में फैले हो ना भाई। अब मैं ये प्रेस कर रही हूँ, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं पर चोट लगी हुई है, यहाँ पर मैंने मारा ऐसे, मुझे यहाँ पे लिखना है, इस हाथ से लिखना है, ये सारी चीजें ब्रेन तक पहुंचा रहा है ना। ब्रेन हमें सिग्नल दे रहा है इस चीज को करने के लिए। अगर हमें ब्रेन सिग्नल नहीं देगा ना कि ये करना है, तो मैं अपना हाथ ऐसे भी नहीं हिला सकती, ऐसे भी नहीं हिला सकती। आपने देखा हो ना, कोमा में चले जाते हैं तो उनका ब्रेन क्या था? वर्क करना, फंक्शन करना बंद कर देता है। इसी वजह से वो बिल्कुल ही ऐसे होते हैं कि जैसे डेथ हो चुके हैं, उनकी डेड हो चुके हैं, वो मर चुके हैं। बट ऐसा नहीं होता, वो कोमा में है, उनका ब्रेन जो है फंक्शन नहीं कर पा रहा। जब फंक्शन करेगा तो वो ठीक हो जाएंगे। तो बहुत, वो तो चलो बात की बात है, वो ठीक होते हैं नहीं होते, कभी कभी ठीक भी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं भी ठीक हो पाते, है ना। तो आपको ये समझ आ गया कितने होते हैं? 100 मिलियन। अब नेक्स्ट हमारे जो आता है इसमें वो क्या है? यूनिट भी हो गई, और अगर हम बात करें लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी,
मैं बात कर रही हूँ, आपको मैंने बताया था ना लार्जेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी कौन सी है? न्यूरॉन। कौन सी है? जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये लार्जेस्ट सेल है हमारे बॉडी की। समझ आ गई बात आपको? एक और इम्पोर्टेंट चीज इसके बारे में आपको याद रखनी है, इट हैव इट हैज मिनिमम रीजनरेशन पावर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? रीजनरेशन वर्ड आपने एक बार और पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? जब मैं आपको लिवर पढ़ा रही थी, मैंने बताया था कि लिवर के पास क्या होती है? सबसे ज्यादा रीजनरेशन की पावर होती है, मैक्सिमम। और जो हमारा ब्रेन है उसके पास सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। मतलब अगर इसकी सेल कोई डैमेज हुई तो ये खुद से रिपेयर नहीं कर पाएगा उसे ना, इसके पास मिनिमम रीजनरेशन की पावर है। अब मैं एक बार इसका पूरा ओवरऑल बता देती हूँ मैंने क्या बताया, फिर इसके बाद आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया था, ह्यूमन ब्रेन होता है वो, ह्यूमन ब्रेन, स्टडी ऑफ ब्रेन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। जो हमारा स्कल होता है, जो उसके ऊपर खोपड़ी होती है, जो बोन होती है, उसे क्या कहते हैं? क्रेनियम बोन। क्या कहते हैं हम? क्रेनियम बोन। ब्लड की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? जो हमारा वो है ब्रेन है, उसे ब्लड की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 1 to 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर चाहिए होता है ब्लड। उसके बाद उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्रेक होता है। मैंने बताया ना आपको कि ऑक्सीजन का क्या है, कहाँ लिखा था वो? 20%। ये रहा, ऑक्सीजन यूज्ड बाय ब्रेन इज 20%। क्यों चाहिए होती है 20%? उसे सबसे ज्यादा काम उसे करना होता है ना, सारी बॉडी को, पूरी बॉडी को कंट्रोल करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है, इसलिए उसे 20% ऑक्सीजन चाहिए होती है। जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो फैटीएस्ट ऑर्गन होता है, सबसे ज्यादा उसमें क्या होता है? फैट होता है। जो हमें थॉट्स आते हैं वो कितने आते हैं? 70 to 8000 पर डे, जिसमें नेगेटिव ज्यादा होता है, पॉजिटिव कम होता है। उसके बाद जो हमारा वेट होता है, वेट कितना होता है? मेल में 1400 होता है, 1400 से 1450। और फीमेल में कितना होता है? 1300 से 1350। लगभग 100 से 150 ग्राम का डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो ह्यूमन है वो मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल है, और जो हमारा डॉल्फिन है वो सेकंड इंटेलिजेंट एनिमल है। ब्रेन यूज कितना करता है इंसान? 2.5 to 3%, 2.5 से 3% यूज कर पाते हैं हम, बस इससे ज्यादा नहीं यूज करते। और इसके पास सबसे कम रीजनरेशन की पावर होती है। जो हमारी यूनिट है नर्वस सिस्टम की वो है न्यूरॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने होते हैं? 100 मिलियन। जो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की, लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी की कौन है? न्यूरॉन्स है। ये सब समझ आ गया होगा आपको अच्छे से, इसे नोट डाउन कर लीजिए और अब आगे बढ़ते हैं। ये जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है ये मतलब आपके लिए याद करना बहुत जरूरी, अगर आप अच्छे से लर्न कर लेंगे ना तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इस यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया कि कौन सा क्वेश्चन। कभी कभी तो यही बोलते हैं कि स्कल को क्या बोला जाता है, साइंटिफिक टर्म में स्कल को क्या बोलते हैं? तो क्रेनियम। ये आपको याद करना है, इसलिए मैंने आपको बताया है। समझ आ रहा है आपको? एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बताया है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ब्रेन को थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे कि ब्रेन के अंदर और क्या होता है, कैसा होता है, वो सब कुछ। समझ आ गया आपको? चलिए पढ़ते हैं। देखिए इस टाइप का हमारा ब्रेन होता है। इसके पहले सबसे पहले आउटर कवरिंग होती है,
उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। मैंने आपको बता दिया, जो आउटर कवरिंग होती है, वो बोन होती है आउटर कवरिंग ना, एक बोन है जो इसे ब्रेन को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करके रखती है। तो इसे तो हम क्या बोल देंगे, क्रेनियम। और सिंपल लैंग्वेज में हम इसे क्या बोल देते हैं, स्कल। जब आपको मैं वो पढ़ाऊंगी ना, ब्रेन स्केलेटन सिस्टम, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि कहाँ पर क्या होता है, कितनी बोन्स होती है क्या। और जो इसके अंदर होता है, इसके क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, इसे क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। इसके पास एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं मेनिंजिस। मेनिंजिस मेनिंजिस लेयर क्या होती है, ये अंदर वाली जो प्रोटेक्ट करके रखती है, जो स्कल के बाद, क्रेनियम के बाद होती है, उसे क्या बोलते हैं, मेनिंजियस लेयर। ये काम क्या करती है, ये क्या काम क्या करती है, मैम ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। जो स्कल है, जो ब्रेन है हमारा, उसे प्रोटेक्ट करती है। ये एक मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, किसी भी वायरस बैक्टीरिया को अंदर जाने से क्या कर देती है, रोक देती है। लेकिन अगर अगर ये क्या हो गई, इफ इन्फेक्ट हो गई, अगर ये इन्फेक्ट हो गई, कौन हो गई, मेनिंजिस इन्फेक्ट हो गई, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, मेनिंजाइटिस। क्या लिखा मैंने, मेनिंजाइटिस। ये वाली बीमारी ना पूछी जाती है एग्जाम में। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। जितने आप इसको मार्क करके याद कर सकें, लिख सकें, कहीं पे नोट कर सकें, तो लिख लीजिए। ये नहीं पूछा जाता कि किस लेयर में होती है, ये पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस, और ऑप्शन दे दिए जाएंगे किस ऑर्गन से रिलेटेड है, कहाँ पर होती है, हमारे किस पार्ट में होती है, कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है, ब्रेन को, लीवर को, स्टमक को, या लंग्स को। तो अगर आपको नहीं पता होगा ना, तो आप सोचते ही रह जाएंगे कि ये ऐसी डिजीज है जो हमने पहली बार सुनी है और पता नहीं किस पार्ट को ये इन्फेक्ट करती है। समझ आ गया आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो ये होती है क्या, मेनिंजिस, जो ये होती है बेसिकली, ये एक लेयर नहीं होती, ये 3 लेयर होती है, 3 लेयर से बनी होती है मेनली। हम बात कर रहे हैं कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। कितनी लेयर से बनी होती है, 3 लेयर से बनी होती है। फर्स्ट वन इज, अगर मैं ऐसे बनाना चाहूं यहाँ पर, जो इनर वाली होती है, इनर, उसे बोलते हैं पायामीटर। क्या बोलते हैं उसे, पायामीटर। ये कौन सी होती है, इनर। नेक्स्ट आती है आपकी मीडियम। मीडियम में आपकी कौन सी होती है, आर्केनॉइड। कौन सी होती है, आर्केनॉइड। और जो सबसे अंदर वाली होती है आपकी, सॉरी सबसे बाहर वाली होती है, जो आउटर होती है, आउटर, उसका नाम क्या होता है, ड्यूरामीटर। क्या नाम होता है, ड्यूरामीटर। ये समझ आ गया आपको, ये समझ आ गया आपको मैंने क्या बताया, कि ये 3 लेयर से मिलके बनी है। कौन कौन बनी है, मेनिंजाइस। क्या बना है, जो मैंने आपको लेयर लिखवाई है वहां पे, मेनिंजिस लेयर, वो एक लेयर नहीं है। अगर एक लेयर होगी तो प्रोटेक्शन प्रॉपर कैसे मिलेगी, हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि हमारा ब्रेन ही है जो हमारी पूरी बॉडी को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, उसे चला रहा है। उसकी वजह से ही हम सब कुछ कर पा रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, चल रही हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा ब्रेन ठीक से वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। इसीलिए जैसे ही उसमें कुछ ना कुछ खराबी आएगी, जहां पर उसका कोई भी पार्ट खराब हुआ, तो मेरी मूवमेंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अभी आपको आगे अच्छे से और बताएंगे कि कहाँ पर कैसी मूवमेंट चेंज होती है। ये 3 लेयर से मिलकर बना है। जो हमारी मेनिंजिस लेयर है वो 3 लेयर से मिलकर बनी है। इनर लेयर होती है उसे बोलते हैं पायामीटर। जो मीडियम लेयर होती है उसे बोलते हैं आर्केनॉइड, एंड जो आउटर लेयर होती है उसे बोलते हैं ड्यूरामीटर। क्या बोलते हैं उसे, ड्यूरामीटर। आइए, हो गया आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है ब्रेन। क्या पढ़ना है अब हमें, ब्रेन। जो सीएनएस का पार्ट था, ब्रेन पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। तो अभी सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं ब्रेन से,
कि ब्रेन क्या होता है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो इसके अंदर है ना भी ब्रेन, क्रेनियम के अंदर जो मेनिंजेस लेयर है हमारे, उनके अंदर जो है वो कौन है, ब्रेन है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए जो ब्रेन है हमारा मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ह्यूमन ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में। वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज फोर ब्रेन, फर्स्ट इज फोर ब्रेन। इसका एक और नाम भी है जिसे क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, साइंटिफिक नेम, मतलब इसे साइंस में क्या कहेंगे, प्रोसेंसेफेलॉन, प्रोसेंसेफेलॉन। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट है आपका मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और थर्ड वन है आपका हिंड ब्रेन। क्या है थर्ड वन, हिंड ब्रेन। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन का साइंटिफिक नेम है वो है प्रोस एंसेफेलॉन। क्या है, प्रोस एंसेफेलॉन। जो मिड ब्रेन का साइंटिफिक नेम है वो क्या है, मीजो एंसेफेलॉन, मीजो एंसेफेलॉन। ये नाम से आपको पता चलना चाहिए। कभी इसके बारे में पूछे थे आपको, आप कहोगे मिड ब्रेन के बारे में पूरा पढ़ा था, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। तो आपको अगर ये पता होगा और क्वेश्चन में नाम भी आ जाए तो आप क्या कर लेंगे, अच्छे से बता देंगे। इसका है रोम्बो एंसेफेलॉन, रोम्बो रोम्बो एंसेफेलॉन। बात समझ आ गई आपको। इनका साइंटिफिक जो नाम है, जो साइंस में हम इसका नाम लेते हैं, वो आपको पता चल गया कौन सा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेसिकली किसके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, फोर ब्रेन के बारे में। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं इसके, 3 पार्ट्स। पहले मैं लिखवा देती हूँ एक बार कौन कौन से। थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम। क्या है, सेरेब्रम। उसके कितने पार्ट होते हैं, इसके ये अकेला होता है मिड ब्रेन, इसमें कोई पार्ट नहीं होते। जो हिंड ब्रेन है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। इसके भी क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज पोन्स, सेकेंड इज मेडुला, मेडुला ओब्लांगेटा, ओ मेडुला ओब्लांगेटा, ऐसा ही नाम है, इसमें पढ़ने ही पड़ेंगे आपको, कोई और वो नहीं है। थर्ड वन इज सेरेब्लम। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, वो सेरेब्रम लिखा है, ये सेरेब्लम लिखा है। ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, वो फोर ब्रेन का पार्ट है। ये इसको हम एक और नाम से और जानते हैं, क्या, लिटिल ब्रेन। आपने सुना है कई बार कि यहाँ पीछे की तरफ अगर कोई मार देता है तो उसे क्या कहता है कि यहाँ मत मारो, यहाँ छोटा दिमाग होता है, लिटिल ब्रेन, बोला है ना कई बार आपने। तो वो सेरेब्लम होता है। सेरेब्लम का पार्ट यहाँ होता है, यहाँ यहाँ बिल्कुल पीछे इधर। और वाकई में ऐसा होता है कि उस पर अगर मारेंगे, अगर उसे कुछ भी हार्म हुआ, इसको अगर कोई परेशानी हुई तो हमारी डेथ कंफर्म है। ये मैं बताऊंगी इसको आगे। इसे ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ, वो भी बताऊंगी। जब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे तब सबके फंक्शन, सबका क्या क्या काम होता है, मतलब कौन कैसे कोऑर्डिनेट होता है, ये सब कुछ बताऊंगी। किसके मारने पे क्या होता है, किसके डैमेज होने पे हमें सबसे ज्यादा नुकसान है, वो सब कुछ बताऊंगी आपको डिटेल में। जो सेरेब्रम होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है। जो सेरेब्रम होता है वो
लार्जेस्ट सरफेस होती है, इसके बाद सेरेब्रम के पास। तो जो इन तीनों में से कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? फोर ब्रेन है सबसे बड़ा। अगर मैं लगाऊं साइज के अकॉर्डिंग अगर मैं लगाऊं तो फोर ब्रेन, यानी एफ बी मतलब फोर ब्रेन। उसके बाद कौन सा है, हिंड ब्रेन या मिड ब्रेन? हिंड ब्रेन। और जो सबसे छोटा होता है वो कौन होता है? मिड ब्रेन। आप देखिए ना, इसके पार्ट है, इन सबके तीन तीन पार्ट हैं, लेकिन मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, तो वो क्या है, सबसे छोटा साइज में। तो लार्जेस्ट कौन है? फोर ब्रेन, उसके बाद हिंड ब्रेन, और सबसे छोटा कौन है? मिड ब्रेन। क्योंकि अकेला है, इसके कोई पार्ट नहीं है, तो ये सबसे छोटा है। ये बात आपको समझ आ गई? ये बात आपको समझ आ गई अच्छे से? चलिए ठीक है, अब इसे नोट कर लीजिए। अब हम एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या क्या करना है हमें। चलिए मैं आपको एक डायग्राम अभी बता देती हूँ, अभी यहीं पे बता देती हूँ, फिर उसके बाद रब करूँगी। ये तो लिख लिया आपने, सब नोट डाउन कर लिया? ये सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए। एक डायग्राम बनवा रही हूँ मैं आपको, रफ डायग्राम है, थोड़ा सा समझाने के लिए। देखिए, जो ये वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है? मिड ब्रेन। एम बी मतलब मिड ब्रेन। जिसके नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? पोन्स, जो हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट है। ये वाला कौन सा पार्ट है? सेरेब्लम, जिसे हम क्या बोलते हैं? छोटा दिमाग। और जो ये लास्ट में है, ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। मैंने आपको बताया था सीएनएस के दो पार्ट, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ये वही वाला स्पाइनल कॉर्ड है, ये लंबा सा होता है ऐसे पीछे की तरफ, ठीक है। और ये पूरा, ये जो तीनों हैं, इनको मिला के हम क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम किसे बोला जाता है? किसे किसे बोला जाता है? मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्ल मेडुला मेडुला ऑब्लिंगेटा नहीं लिखवाया मैंने। जो ये है, ये ये है आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा। मैं इसे क्या लिख रही हूँ यहाँ पर? एम ओ लिख देती हूँ, क्योंकि नाम इसका बहुत बड़ा है, एम ओ। और लास्ट में कौन है? सेरेब्लम। इन तीनों को मिला के आपको क्या बोला जाता है? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में आता है कि ब्रेन स्टेम में कौन सा पार्ट इंक्लूड नहीं है या कौन सा पार्ट इंक्लूड है, किस किस को मिला के ब्रेन स्टेम बनता है। अरेंजमेंट करके दे देगा तीनों की, तो आपको याद आना चाहिए, याद रहना चाहिए क्या? एम एम सी मतलब मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लिंगेटा, और सी फॉर सेरेबेलम। सेरेबेलम, सॉरी एक कंफ्यूजन हो गई यहाँ पे, एम एम सी नहीं, वो एम एम पी है, बोन्स की बात कर रहे हैं। क्या है ये? एम एम सी, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड एंड बोन्स। बात समझ आ गई आपको? ये तीनों है, एम एम पी, एम एम एंड पी, ठीक है। ये क्या है? ब्रेन स्टेम। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। अब हम क्या पढ़ेंगे? सेरेबेलम के बारे में। सबसे पहले हम वहां से स्टार्ट करते हैं, हिंड ब्रेन से, फिर हम उसके बाद आगे आएंगे। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेरेबेलम के बारे में। तो आप पर हेडिंग डाल लीजिए, सेरेबेलम।
क्या है हमारा टॉपिक? सेरेबेलम। सेरेबेलम, सेरेबेलम को हम क्या बोलते हैं? लिटिल ब्रेन। क्या बोलते हैं हम इसे? मैंने अभी आपको वहां पर भी लिखवाया था। हम इसे एक और नाम से भी जानते हैं, लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग। और क्या बोलते हैं हम इसे? ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं अभी समझाऊंगी थोड़ी देर में। थोड़ी देर में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ट्री ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है। और क्या बोलते हैं हम इसे? ये काम क्या करता है? ये काम क्या करता है? कंट्रोल ऑफ स्पीकिंग पावर। कंट्रोल ऑफ स्पीकिंग पावर। नेक्स्ट, और क्या करता है? मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, सॉरी, मेंटेन बॉडी बैलेंसिंग। क्या करता है? मेंटेन बॉडी बैलेंसिंग। एंड थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका काम है वो क्या है? मस्कुलर मूवमेंट। क्या लिखा मैंने? मस्कुलर मूवमेंट। अब आप कहेंगे इससे ट्री ऑफ लाइफ का क्या मतलब है, इससे क्या लिंक हो? कुछ समझ आया थोड़ा बहुत आपको कि इसलिए इसलिए मैंने कहा है इसे क्या? मस्कुलर मूवमेंट, ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ क्यों कहा? पता चला? इसके फंक्शन क्या क्या है? लिटिल ब्रेन कहते हैं, इसे ट्री ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? सबसे बड़ा जो आपका डाउट होगा कि इसे ट्री ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। ये क्या करता है, किस किस में हेल्प करता है? कंट्रोल करता है स्पीकिंग पावर में, बोलने की पावर जो है, हम जो जैसे मैं बोल रही हूँ आपसे बात कर रही हूँ उसको कंट्रोल कर रहा है। और मेरी बॉडी को बैलेंस कर रहा है। अब जैसे मैं चल रही हूँ, अगर मैं खड़ी हूँ तो मैं ऐसे नहीं हो रही, ना ही ऐसे हो रही, गिर नहीं रही, मैं खड़ी हूँ। तो बॉडी बैलेंसिंग में कौन हेल्प करता है? सेरेब्रम। नेक्स्ट क्या है इसमें? मस्कुलर मूवमेंट, मतलब मैं ऐसे चल रही हूँ, ऐसे आपसे बात कर रही हूँ, ऐसे वॉक करके आगे आ रही हूँ या फिर पीछे जा रही हूँ, इस तरीके से जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो मस्कुलर मूवमेंट है उसे कौन रेगुलेट कर रहा है? सेरेब्रम। कौन कर रहा है? सेरेब्रम। अब आप एक चीज और देख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। जो भी लोग क्या करते हैं, एक्सेस अल्कोहल ले लेते हैं, क्या कहते हैं? एक्सेस अल्कोहल ले लेते हैं। तो आपने देखा होगा ये तीनों चीजें उनके पास नहीं होती, वो तीनों चीजें खत्म हो जाती हैं। कंट्रोल ऑफ स्पीकिंग पावर, एक बात को बोलते हैं उसी को बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। क्या बोल रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता होता, सच झूठ जो भी है बस बोलते रहते हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं होता। मेंटेन करते हैं बॉडी बैलेंसिंग, नहीं कर पाते, कभी इधर चल रहे हैं, कभी इधर चल रहे हैं, इस तरीके से चलते रहते हैं। और नेक्स्ट आपका क्या है? मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट मतलब जब वो चलते हैं तो कैसे चलते हैं? कभी हाथ ऐसे, कभी ऐसे, इस तरीके से चलते हैं ना। आपने देखा होगा जो एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं, तो इन तीनों पे उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए उसे ट्री ऑफ लाइफ होता है। जो बेसिक जो चीजें होती हैं, जो चाहिए होती हैं हमारी बॉडी को, अब मूवमेंट के लिए, बोलने के लिए, यही चाहिए होता है हमें सबसे पहले। जो बेसिक चीजें होती हैं यही हमारी क्या है? कंट्रोल नहीं हो रही। अगर यही खराब हो गया, सेरिबेलम खराब, उनका क्या होता है? सेरिबेलम स्लो डाउन हो जाता है। एक्सेस अल्कोहल लेते हैं तो स्लो डाउन कर देता है वो, किसे? सेरिबेलम को। जिसकी वजह से क्या होता है? सेरिबेलम स्लो होने की वजह से उनका इन तीनों में से कंट्रोल क्या हो जाता है? हो जाता है। वो तीनों का कंट्रोल खो देते हैं। समझ आ गया आपको इसे ट्री ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है? अच्छे से समझ आ गया ना? ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो इंसान ना तो किसी से बोल पाएगा, ना चल पाएगा, ना कहीं जा पाएगा, इस तरीके से। इसलिए इसे ट्री ऑफ लाइफ बोला जाता है। लिटिल ब्रेन में होता है, छोटा दिमाग यहाँ होता है पीछे की तरफ, हिंड ब्रेन का पार्ट है नहीं, पीछे की तरफ होता है। अच्छे समझ आ गया आपको? इसे नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम सेकंड पे चलते हैं, मेडुला ऑब्लोगाटा। कौन सा? मेडुला ऑब्लोगाटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडुला ऑब्लोगाटा, ये बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे दो एक्शंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? दो एक्शन के।
दो रिएक्शन मतलब जो ये शो करता है। एक हो गई हमारी वाइटल रिएक्शन, क्या क्या लिखा है मैंने ये, वाइटल रिएक्शंस। नेक्स्ट हो गई हमारी एक्सेसरी रिएक्शंस, कौन सी, एक्सेसरी रिएक्शन। पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है वो बेसिकली करता क्या है। आपको एक ही चीज से समझ आ जाएगा, अगर इसकी एब्सेंस हो गई, इन वाली रिएक्शंस की एब्सेंस हो गई, तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। और एक्सेसरी रिएक्शंस की अगर एब्सेंस हो गई तो क्या होगा, डेथ नहीं होगी, आराम से लाइफ चलती रहेगी, लिविंग रहेगा, जो भी है ना, डेथ नहीं होगी, ठीक है, सरवाइव करेगा आराम से। क्या होगा, सरवाइव करेगा, लिविंग रहेगा, या वहां लिख देती हूँ डजंट डाई, लिविंग का नहीं समझ आ रहा ना, डजंट, डज नॉट डाई, मरेगा नहीं इंसान। अब बेसिकली इसमें आती कौन कौन सी है, इसमें वो वाली रिएक्शंस आती हैं, इसमें वो वाले एक्शंस आते हैं जो क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। कौन से होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। अब आप कहेंगे मैडम जब इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं तो हमारा तो उनके ऊपर वैसे भी कंट्रोल नहीं है, तो इसमें डिवीजन कैसे हो गया, इसमें डिवीजन कैसे हो गया कि ये अपसेंट, अगर ये अपसेंट हो जाएंगे तो हम नहीं मरेंगे, ये अपसेंट हो गए तो हम मर जाएंगे, ये ऐसे कैसे डिवाइड कर दिया, ये इस बेसिस पर डिवाइड करती है कि कुछ रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में होना जरूरी है, इनवॉलेंट्री ही सही, मतलब हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है बट वो होनी जरूरी है, अगर वो नहीं होंगी तो हमारी डेथ हो जाएगी। और इनके ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर होंगी तो भी ठीक है, नहीं होंगी तो भी ठीक है, हमारी बॉडी को इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बॉडी का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं। अगर वो नहीं होंगी यहाँ पर वाइटल रिएक्शन से, अगर वो अब्सेंट हो जाएंगी तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी। सबसे पहले बताइए, अभी तक मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ, वही सब कुछ है इसमें, जो फर्स्ट वाला है ना, जो वाइटल रिएक्शंस है उसमें वही सब कुछ है जो मैं अभी तक आपको पढ़ा चुकी हूँ। क्या क्या है, रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन बंद हो गई तो डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये भी करा चुकी हूँ। सर्कुलेशन अगर बंद हो गया तो ऑक्सीजन क्या होगा, ट्रांसफर नहीं हो पाएगी सबके सारे बॉडी पार्ट्स के बाद, और क्या होगा, हमारी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, डाइजेशन, डाइजेशन मतलब खाना खा रहे हो वो सबको डाइजेस्ट होना चाहिए ना, अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो ग्लूकोज कैसे बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो एनर्जी कैसे बनेगी, तो हमारी सारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी बढ़ जाएंगी हमारे पर, तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, डाइजेशन। अब जब खाया पिया है तो उसको एक्सक्रीट भी करना पड़ेगा, अगर एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी। कैसे, आपने देखा है ना जो थोड़े एजेड हो जाते हैं लोग, जिनको नॉर्मली गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो वो एक एक दो दो दिन तक वॉशरूम नहीं जाते, एक्सक्रीट करने नहीं जाते, तो उन्हें फिर उस टाइम पर भी उन्हें बहुत दिक्कत हो जाती है, उन्हें बहुत ज्यादा बॉडी में थकान सी लगती है, बहुत एनर्जी उनको लो फील होती है। तो उसका रीजन क्या हो रहा है कि वो एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से, जो बॉडी वेस्ट है ना उनका बॉडी के अंदर ही स्टोर हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी टॉक्सिक, जितने भी क्या करते हैं हम एक्सक्रीट करते हैं तो जो वेस्ट होता है वो निकालते हैं, लेकिन जो वेस्ट है वो क्या है, वापस से बॉडी में जा रहा है। अगर वो वापस जा रहा है बॉडी में तो क्या होगा, हमारी बॉडी को क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा इश्यू होते हैं। तो अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा, बहुत लंबे टाइम तक नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट कौन सा है, हार्ट बीट। अब हार्ट अगर हमारा पंप नहीं करेगा, हार्ट बीट होती है ना, मान लीजिए कि ब्लड तो सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, एकदम से जो है हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, पंप करता है ना वो किसे, ब्लड को पूरी बॉडी में, उसने पंप करना बंद कर दिया, बीट करना बंद कर दिया, ऐसे हार्ट बीट है वो रुक गई, तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी। ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ये भी कैसा एक्शन है, इनवॉलेंट्री एक्शन। तो अगर इनमें से कोई सा भी रुक जाएगा, इनमें से क्या होगा, कोई सा भी रुक जाएगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये क्या लिखा है, सडन डेथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। समझ आ गया आपको, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है। अब ये वाले ऐसे हैं जो होंगे नहीं लेकिन डेथ नहीं होंगे, अगर हो गए तो भी ठीक है, नहीं हुए तो भी ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं,
सबसे पहले हिकअप्स। हिकअप्स का मतलब क्या होता है? हिचकी। उसके बाद कफ एंड कोल्ड। कफ और कोल्ड होगा तब भी डेथ नहीं होगी। नेक्स्ट स्नीजिंग। स्नीजिंग क्या होता है? हिंदी में लिख दो क्या आगे? छींक। हिंदी में बोलते हैं छींक। हिकअप्स को बोलते हैं हिचकी। और फाट। फाट लिखा है मैंने, फाट तो आप समझ ही गए होगे। समझ आ गए सबको? ठीक है, इसकी इंग्लिश नहीं लिख रही, ये तो फिर बच्चे ऐसे उड़ाएंगे कमेंट सेक्शन में और कुछ लिख के जाएंगे। ठीक है, और क्या होता है? स्नोरिंग। क्या स्नोरिंग क्या होता है? खर्राटे। क्या होता है? जो खर्राटे लेते हैं ना हम, उसमें भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। उसे भी, वो भी किस में आता है? एक्सेसरी रिएक्शंस में। नेक्स्ट, और किसके कंट्रोल में होता है? मेडुला ऑब्लिगाटा। और क्या होता है खर्राटे के अलावा? और क्या करते हैं बताइए जरा, सोचिए आप। एक दो चीजें आप भी लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, बोलिए। वॉमिटिंग। वॉमिटिंग होती है? वॉमिटिंग पे हमारा कंट्रोल है? नहीं है। अगर होता तो हम जाते नहीं मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास। और ब्लिंक ऑफ आईज। ब्लिंक ऑफ आईज, आंखों का झपकना। समझ गए? तो ये सारे हैं जो हमारे हमारे ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। अब और भी होंगे इसमें, दो चार और होंगे जो आपको अगर याद आ जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है? जिनसे हमारी डेथ नहीं होती पर वो कभी भी हो जाते हैं। एक और याद आ गया मुझे, बर्प। बर्प। बर्प क्या होता है? डकार। डकार आती है ना, उसे बोलते हैं बर्प। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको एक बार फिर से करवा देती हूँ। ये हमारा, हम क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन ब्रेन पढ़ रहे हैं। उसका हम कितने पार्ट में हमने डिवीजन किया है? 3 पार्ट्स में। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसके फिर से 3 पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम। याद रखना है आपको नाम, इसलिए बार बार रिपीट करा रही हूँ। नेक्स्ट हमने मिड ब्रेन पढ़ा। मिड ब्रेन अकेला ही है, उसका कोई डिवीजन नहीं है। लास्ट हमने पढ़ा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के फिर से कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स हैं। पहला है पोन्स, सेकंड है मेडुला ऑब्लिंगुटा एंड थर्ड है सेरेबेलम। सेरेबेलम को हम क्या बोलते हैं? लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, अभी पढ़ा हमने। और क्या बोलते हैं? ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कम्युनिकेशन की पावर है, कम्युनिकेशन मतलब स्पीकिंग पावर, जो मैं जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, जो वो पावर दे रहा है वो कौन दे रहा है? मेरा सेरेबेलम दे रहा है, छोटा दिमाग दे रहा है, लिटिल ब्रेन दे रहा है। और मैं चल रही हूँ, वॉक, बैलेंसिंग वॉक कर रही हूँ ना, आराम से चल रही हूँ, तो इसको भी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है इसे भी कंट्रोल? मेरा सेरेबेलम कर रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे इधर इधर गिर गई, ऐसे या इधर गिर गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको भी कौन कर रहा है? बॉडी मेंटेन, बॉडी बैलेंसिंग कौन कर रहा है? सेरेबेलम कर रहा है, इसलिए इसे ट्री ऑफ लाइफ बोला जाता है। जब एक्सेस अल्कोहल हो जाता है तो क्या स्लो डाउन हो जाता है? सेरेबेलम। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उसमें सिर्फ इनकी इतनी ही गलती है कि उन्होंने एक्सेस में अल्कोहल कंज्यूम किया, और कोई ज्यादा गलती नहीं है। तो जब वो एक्सेस ले लेते हैं अल्कोहल, तो अल्कोहल क्या करता है? स्लो डाउन करता है सबसे पहले सेरेबेलम को। तो ना तो वो ठीक से बोल पाते, ना ही वो ठीक से चल पाते, ना ही वो ठीक से मसल्स उनकी काम कर पाती, मस्कुलर मूवमेंट भी कैसा हो जाता है उनका? स्लो हो जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ाया मैंने आपको मेडुला ऑब्लिंगुटा के बारे में। ये कैसे जो इसके फंक्शंस है, जो कैसे एक्शंस को रिएक्ट वो करता है, कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस में भी कौन से? जो हम इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब होता है जो हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने कुछ खाया और आप चाह रहे हैं कि अभी मत, बस थोड़ी देर बाद पचिए, 2 घंटे बाद, नहीं तो मुझे फिर से भूख लीजिए, ऐसा होता है? नहीं होता। आपको सांस लेनी है, आप रोक लेते हैं सांस? कभी रोक सकते हैं? दोनों हाथ यार, बहुत दिन हो गए सांस लेते लेते, अब बोरियत आ रही है सांस लेने में, रेस्पिरेशन करने में बहुत बोर हो रहा है। तो आज हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, आज हम बंद करेंगे। आज हम जैसे कहते हैं ना कि आज हम बिना खाने के रहेंगे, तो आज क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि आज हम बिना ऑक्सीजन के रहेंगे? नहीं रह सकते। और रहोगे तो क्या होगा? ये जो हर्ट है ना, हर्ट, ये शांत हो जाएगा, और अगर ये रुक गया तो तुम भी रुक जाओगे। ठीक है, इसलिए ऐसा सोचना भी मत कि रोक के देख लेते हैं एक बार। उसके बाद तो अब मैंने इनकी 2 रिएक्शंस में डिवाइड कर दिया इसको कि कौन कौन से एक्शंस होते हैं, वाइटल रिएक्शंस एंड एक्सेसरी रिएक्शन। वाइटल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिसके अब्सेंस में क्या हो जाएगी? इंसान की डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो वो कौन कौन से हैं?
रेस्पिरेशन, अगर हमने रेस्पिरेशन निकाला तो डेथ हो जाएगी। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हुआ पूरी बॉडी में तो डेथ हो जाएगी। डाइजेशन नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से तो डेथ हो जाएगी। और डाइजेशन के बाद अगर एक्सक्रीशन नहीं हो पाया तो भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। बिना एक्सक्रीशन के डेथ हो जाएगी। सोच के देखिए आप पूरे दिन 2 दिन 4 दिन कुछ ना कुछ खा रहे हैं और जो वेस्ट है आपका बॉडी वेस्ट वो आपकी बॉडी में कलेक्ट होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। ये आपका पेट है ना, ये इतना फूल जाएगा और जो बॉडी वेस्ट है वो इकट्ठा होकर सारा जो गंदगी जो उसमें निकाली जा रही है, वेस्ट निकाला जा रहा है, वो सारा बॉडी के पास वापस चला जाएगा तो आपकी डेथ होगी और कोई इलाज नहीं होगा उसका। क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, एक्सक्रीशन नहीं हो तो भी। और हार्ट बीट, अगर हार्ट बीट रुक गई तो भी क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, सिंपल। अब यह है एक्सेसरी रिएक्शन, इनकी एब्सेंस में इंसान मरेगा नहीं। अगर ये होंगे तो भी ठीक है, नहीं होंगे तो भी ठीक है, काम चल रहा है अपना। जैसे हिकअप्स, हिकअप्स मतलब हिचकी आती है ना, आप उसे रोकने की कोशिश करें बट वो रुकती नहीं है। उसके बाद कफ एंड कोल्ड, स्नीजिंग, छींक आती है, फार्ट, स्नोरिंग, वॉमिटिंग, ब्लिंक ऑफ आइज एंड बर्फ। इसमें 2-4 ऑप्शन और होंगे, अगर किसी को याद आ रहे हो ना कि हाँ ये क्या, ये भी होते हैं इसमें, तो आप क्या करेंगे, उसको कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है। बस आपको अच्छे से पढ़ते जाना है, नोट्स बनाते जाने हैं और इनको रिवाइज करना है साथ के साथ। अगर आपने तुरंत रिवाइज कर लिया, साथ के साथ रिवाइज कर लिया तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी के पास पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ पहले से आता है। जो मेडुला ऑब्लिंगुटा है, आपको उसके बारे में सिर्फ एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है, इनवॉलेंट्री एक्शन। जहां पर भी इनवॉलेंट्री एक्शन दिखे, जहां पर भी कोई ऐसा एक्शन दिखे, एग्जाम में पूछा जाता है ये सारे एक्शन दिए, इनमें से दे दिए 2, 1-2-4 इसमें दे दिए, 2-4 पहले वाले में, इनमें से बताओ कौन सा है, ऑप्शन दे दिए, इनमें से बताओ कौन सा है जो कंट्रोल होता है मेडुला ऑब्लिंगुटा के साथ। अब आप तो ब्लैंक हो जाएंगे, आप इतने सारे थोड़ी याद करेंगे, लेकिन आप एक टर्म याद कीजिएगा, क्या, इनवॉलेंट्री एक्शंस। क्या, इनवॉलेंट्री एक्शन कौन रेगुलेट करता है, मेडुला ऑब्लिंगुटा। सेरेबेलम को कैसे याद करेंगे, लिटिल ब्रेन बोलते हैं उसे। और जब एक्सेसिव अल्कोहल ले लेते हैं तो वो स्लो डाउन कर देता है सेरेबेलम को। बस इतना याद रख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि जब एक्सेस में लेते हैं अल्कोहल तो क्या होता है। पहले तो स्पीकिंग, बोलने पर कंट्रोल नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है। जो बैलेंस होता है बॉडी का वो नहीं, तो कभी इधर गिर रहे हैं कभी इधर गिर रहे हैं। उसके बाद मस्कुलर मूवमेंट कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। ऐसे नहीं हम चल नहीं पाते, ऐसे सीधे नहीं चल पाते, कभी ऐसे कभी ऐसे, आपने देखा ही होगा, जानते होगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई। आपको मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छे से समझ आया हुआ। कुछ भी अगर नहीं समझ आया, किसी में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेप शॉट को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे का पढ़ेंगे अब हम। तो अच्छे से इसको पहले पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे का पढ़ेंगे। तो और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।